गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल दिए एंड इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल दिए। हाँ, कुछ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल रह गए जिन्हें हम ओरली समझा देते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीन टू से अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज न कर पाना ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है। तो क्या होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है इनएबिलिटी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय एन बॉडी किसी भी बॉडी की अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज न कर पाने की प्रॉपर्टी को ही हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या होता है? हम बारिश के मौसम में देखते हैं, बारिश के मौसम में जो अम्ब्रेला होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से। क्यों? क्योंकि जो रेन होती है या वाटर होता है, रेन ड्रॉप जो होती हैं वो एक डायरेक्शन में आ रही होती हैं और उस डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला कर दें तो रेन जो होती है वहीं उसी डायरेक्शन में आएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी कारण से अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे? is the umbrella we have and these are the raindrops and we are there and person is sitting there by taking umbrella in his hand. Now what happens this, जब रेन यहाँ पर आ रही है, अब रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो अपनी डायरेक्शन ऑन चेंज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि रेन की ड्रॉप इधर से यूं हो जाए अपने आप नहीं हो सकती। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी और इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जब हम एक स्टोन को रोप में बांधते हैं और उसे रोटेट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो क्यों होती है? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे हमने एक रोप लिया और रोप लेकर के उसे रोटेट कराया, ये हमारा स्टोन था, इट इज द स्टोन भी है, हमारे पास स्टोन था, इसे हमने रोटेट कराया क्योंकि यहाँ से एक सेंटर से फोर्स लग रही है, सेंटर से फोर्स लग रही है इस पर, जिस कारण ये अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, स्ट्रेट। अब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि अब नो एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम सेंटर इज गोइंग टू अप्लाई। जब तक सेंटर से फोर्स लग रही थी तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, लेकिन जैसे ही सेंटर से लगने वाली फोर्स खत्म हो गई उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करना बंद कर दिया। ये भी एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का।
मीन टू से अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज न कर पाने की प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, जो ड्राइवर होता है जब वो टर्न लेता है तो कई बार ये देखने को आता है कि बहुत से ड्राइवर जो होता है वो कार से बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों? पुल आउट ऑफ द कार। सपोज करते हैं कि इट इज अ रोड, ये एक रोड था और यहां से एक क्रॉसिंग थी, इस तरीके से एक क्रॉसिंग थी, इट इज एन क्रॉसिंग। इस रोड पर एक कार मूव कर रही थी और इसमें ड्राइवर बैठा था। उसने क्या किया, यहां टर्न लिया, टर्न टर्न पर वो टर्न लेने के लिए मुड़ा। अब उसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था, लेकिन कार ने क्या किया, कार टेक्स अ टर्न, कार ने टर्न लिया यूं, कार टेक टर्न, कार ने टर्न लिया, लेकिन ड्राइवर जो था वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा था, जिसके कारण जो हमारी कार थी वो तो इधर आ गई, कार हमारी जो थी वो इधर आ गई, हमारी कार इधर की साइड आ गई, लेकिन हमारा ड्राइवर जो था वो इधर आ गया, इधर पुल बैक हो गया। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर था उस पर भी फोर्स नहीं लगी, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाया और स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहा। जबकि जो कार थी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसी तरीके से जो मड होता है और मड गाटर होता है, इसमें भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है। जब मड गाटर जो हमें पता है, मड गाटर जो होते हैं हमारी कार को या इंजन को गंदगी से बचाते हैं। जब वो ऐसा कैसे करते हैं, वो इसमें ऐसा होता है कि जब हमारी कार चलती है तो कार के चलते समय जो धूल उड़ती है उस पर फोर्स लगती है, और मिट्टी होती है, धूल उस पर फोर्स लगती है, और एक फोर्स लगने के कारण वो मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। तो जिस डायरेक्शन में वो मिट्टी या गंदगी आ रही है उस साइड में हम डायरेक्ट मडगार लगा देते हैं। अब उनको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो केवल वो वहीं जाएंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में ही वो पहुंचेंगे। चला के दैट्स द व्हील और इट इज द मडगाटर वी हैव। अब व्हील के द्वारा प्रोड्यूस की गंदगी उस पर फोर्स जो लग रही है, यही इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो मड गाटर जो है, जो मड है यहाँ पर मड गाटर जो है यहाँ तक मिट्टी को रोकता रहेगा, और हमारा इंजन जो है यहाँ पर, इंजन मीन्स सेफ, इंजन जो है हमारा सेफ रहेगा, इंजन में कोई गंदगी या परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली जो नाइफ होते हैं उन्हें हम साफ करने के लिए भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो नाइफ होता है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, और ब्लंट से शार्प होता हुआ चला जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। नाउ आई आई विल होप आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया डायरेक्शन अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, according to this law, rate of change rate of change of momentum is directly proportional to force applied force applied। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाई के। कितनी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मीन होता है इसका? इसका मतलब है अगर हम समझते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं तो फोर्स इक्वल्स टू के डीपी बाई डी टी। फोर्स इक्वल टू के डीपी बाई डी टी हमारी वैल्यू बनती है वेयर के इज कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा के जो है वो एक कांस्टेंट है। नाउ जो मोमेंटम की वैल्यू होती है मोमेंटम जो होता है बराबर होता है P इक्वल्स टू एम बी के बराबर। P इक्वल टू एम बी मास इंटू वेलोसिटी। और कह सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम के बराबर होता है। नाउ जो हमारे पे ये फॉर्मूला है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। P इक्वल्स टू के डी अपॉन डी टी पी। वेक्टर क्लास में वेक्टर ला सकते हैं वेक्टर वेक्टर वेक्टर। सो तो हमारे पास फोर्स बनती है फोर्स का वेक्टर इक्वल्स टू के डी एम बी वेक्टर डी टी के बराबर। नाउ एम को हम बाहर ले लेते हैं के एम डी बी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। हमें पता है रेट ऑफ चेंज
ऑफ वेलोसिटी जो होता है बराबर होता है एक्सेलरेशन के, dv अपॉन dt बराबर होता है एक्सेलरेशन के। सो फोर्स जो होती है, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। फोर्स वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर के। जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है, के इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। फोर्स इक्वल टू एम ए वेक्टर। तुम कह सकते हैं फोर्स is defined as the product of mass and velocity, mass and acceleration, mass and acceleration। फोर्स जो होता है प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन का, एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स को डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स को डिफाइन और करते हैं जरा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। और एन, एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन और एन के बराबर होती है। डायमेंशंस और कौन सी हो सकती हैं? वो पहले फॉर्मूला देखते हैं। एफ इक्वल टू एम ए। जो मास है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या बनी? यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू केजी, मास की केजी और एक्स की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैथ का 2 इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है? 1 न्यूटन उतनी फोर्स होती है क्योंकि 1 केजी के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, इतनी फोर्स को हम 1 न्यूटन कहेंगे। तो 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which produce the acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. Now फोर्स स्केलर होता है या वेक्टर होती है? फोर्स इज एन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स जो होती है
फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स होती है वो प्रोडक्ट होती है स्केलर मास, स्केलर मास एंड वेक्टर एक्सेलरेशन। इसीलिए जो फोर्स है फॉर्मूला बनाती है F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। एक स्केलर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है हमें। तो फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारी फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डायमेंशन। डायमेंशन देखते हैं जरा। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। ए जो बराबर होता है, एक्सलेशन जो बराबर होता है v अपॉन टी के बराबर होता है। और सॉल्व करें तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम की, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू टी, टी का स्क्वायर। डायमेंशन निकालेंगे तो मास का डायमेंशन होता है m, एक्सेलरेशन डायमेंशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन डायमेंशन तो हमें मिलता है डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l, एंड टाइम का डायमेंशन होता है टी स्क्वायर। सो एल टी स्क्वायर। नाउ एम एल अपॉन टी स्क्वायर, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे तो एम एल टी माइनस टू, ये हमें डायमेंशन मिलेंगे फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू के बराबर डायमेंशन होते हैं फोर्स की। दूसरी बात, फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द बॉडी के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मीन टू से अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो एक्सले फोर्स ज्यादा होगी। फोर्स डायरेक्टली proportional to mass, directly proportional to mass, and second force is directly proportional to acceleration. Force is directly proportional to acceleration. To acceleration. जो फोर्स होती है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन की। अब मास बढ़ेगा, मास ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस सब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और वाइस वर्सा अगर कम मास होगा तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है किसी बॉडी के अंदर
तो हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हमें कम एक्सेलरेशन पैदा करना है किसी बॉडी के अंदर, तो हम कम फोर्स लगाएंगे। उसी तरीके से अब फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी के अंदर, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी बॉडी के अंदर ज़्यादा मास है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और सेम सेम फोर्स लगने की बात हो रही है, सेम फोर्स लग रही है दोनों में, और एक बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और वहीं जिस बॉडी का मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वाइस वर्सा। नोट इट डाउन।